हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। और आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम इतिहास में करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और आज की क्लास का टॉपिक है पाषाण काल। और क्लास देखने के बाद अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पाषाण काल पर। नोट्स देख लेते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे सीधे पूर्ण अर्थ, नाम, तिथियां आदि निश्चित नहीं हो पाते। तथापि कुछ सीमित निष्कर्ष निकाले गए हैं। जब से पढ़े जा सकने योग्य लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आहड़, जोरवे आदि लेखन के अभाव में प्रायः ताम्र पाषाण प्रागैतिहासिक चरण में रखी जाती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण प्रारंभिक ऐतिहासिक विकासों को प्रमुख मोड़ माना जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक नाम से भी जाना जाता है और मध्य पाषाण को मेगालिथिक और नव पाषाण को न्यूरोलिथिक नाम से जाना जाता है। और इनका अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो पुरा पाषाण का है 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। अगर मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1,000 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल ये 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईस्वी तक, ये इसका टाइम पीरियड है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व पुरा पाषाण काल। क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं बिदारडी। मध्य पुरा पाषाण काल में फलक उपकरण थे तथा उच्च पुरा पाषाण काल में ब्लेड आधारित उपकरण, तक्षणी एवं खुरचनी आदि। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी में, ये पाकिस्तान में स्थित है, से चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा उसके बाद अत्तिरंपक्कम मद्रास हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण में प्राप्त हुए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीबर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स उपकरण प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अत्रिमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में एच.डी. टेरा एवं टी.टी. पैटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से उच्च पुरापाषाण काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो संप्रति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जी.आर. शर्मा स्मारक संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से हुआ था।
पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे शिकार और भोजन संग्रह दोनों करते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा फल, कंदमूल। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के सोहागी घाट, कैमूर क्षेत्र से शैल चित्र, रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाणकालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणों उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्यपाषाणकालीन महदा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने मैदाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान सह आवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से मुख्यतः, साथ ही कब्रों एवं झील निक्षेप से भी हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदा, सराय नहार, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों परतों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सराय नार राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा लंबोदरी आयताकार। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर. लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन के साक्ष्य मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण से प्राप्त होने लगते हैं, जबकि व्यवस्थित पशुपालन को नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता माना जाता है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व का विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है।
चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया जाता है। मेहरगढ़ से नवपाषाण से लेकर ताम्रपाषाण पूर्व हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में एच.डी. टेरा एवं पैटरसन ने की थी। गुफकराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुआ। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण एवं पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये हैं आहड़, बालाथल, ओजियाना या गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम तामबती था, अर्थात तांबा वाली जगह। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में बस्ती को परकोटा आवरण दीवार से घेरा गया है। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के आहड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा की विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1957-1959 में हुआ। एच.डी. सांकलिया तथा एस.बी. देव और जेड.डी. अंसारी द्वारा कराया गया। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मृदभांडों में मालवा वेयर प्रमुख है, जो सामान्यतः लाल, नारंगी या बफ क्रीम स्लिप पर काले भूरे रंग से चित्रित ज्यामितीय और अन्य रूपांकनों के साथ मिलता है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने विशिष्ट मालवा बेर मृदभांडों के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर, वर्तमान नाम है अहिल्यानगर जिले में, जोरवे, नेवासा और देमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला में स्थित है और नासिक, ये नासिक जिला में स्थित है। इन पुरास्थलों में जौरवे चरण स्तर लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व के अवशेष मिलते हैं। कुछ स्थल बहुचरणीय हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जौरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है।
टोटीदार पात्र परंपरा जौरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जौरवे की संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों की फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े-बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर हैं और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ कारीगर शिल्पी लोग पश्चिमी छोर पर संभवतः रहते थे, जबकि केंद्र में स्थित 5 कक्षीय मकान को संभवतः मुखिया का निवास माना गया है। केंद्र के निकट अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में घाघरा सरयू नदी के तट, गंगा घाघरा संगम क्षेत्र के निकट स्थित चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडु राजा डिबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनापुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य मुख्य अनाजों में गेहूं और जौ को प्रमुख स्थान था। साथ ही ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों की खेती होती थी। चावल के प्रमाण कुछ क्षेत्रों स्तरों से मिलते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में तकली घिरे वोरल्स मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती जुलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ सांड मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र के चाल्कोलिथिक स्थलों में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में कुछ मेगालिथिक सार्कोफेगस दफनों में ये प्रायः पूर्व एवं पश्चिम अभिमुखता मिलती है, पर उत्तर दक्षिण के उदाहरण भी मिलते हैं। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण एक्सटेंडेड ब्यूरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल ब्यूरियल, संपूर्ण शवाधान तथा यूरन ब्यूरियल तीनों प्रकार के दफन मिलते थे। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के मनकों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है।
भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में पुनर्जीवित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये किया था थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडरी, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सोयल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये जुड़े थे पुरातात्विक उत्खनन से। अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सोयल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 4, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित है ये, तथा बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन सी, आदमगढ़। ये स्थित है एमपी, नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी महदा, ऑप्शन डी है सराय नाहर राय से। मध्य पाषाण कालीन महदा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी आर शर्मा महदा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से मुख्यतः, साथ ही कब्रों तथा झील निक्षेप से भी हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर है सराय नाहर राय से और ऑप्शन बी है मैदा से। दोनों आंसर इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम, तो सबसे पश्चिम में अगर होगा तो है वो है मैदा, उसके बाद है लेखैया, लेखिया, उसके बाद है पैसरा और उसके बाद है बीरभानपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 4, 2, 1, 3। राइट आंसर ऑप्शन सी। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है
सबसे पहले मैधा है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित। लेखैया है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित। पैसरा ये बिहार में स्थित है। और बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये निकले हैं दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, मैधा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों परतों से कुल मिलाकर 41 समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सियोरी मध्य प्रदेश में स्थित है नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। राइट आंसर ऑप्शन सी, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो जौ है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, लहुरा देव, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त। राइट आंसर ऑप्शन डी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 17, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्रस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कथन 1 सही है। कथन 2, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। कथन 2 गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर
ऑप्शन ए केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अतः उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जौ नहीं। अतः केवल कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 20, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। राइट आंसर ऑप्शन डी मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 7000 ईसा पूर्व। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। राइट आंसर ऑप्शन सी बागौर। बागौर ये मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। कथन एक सही है। कथन दो, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। कथन दो गलत है। कथन तीन है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। कथन तीन सही है। कथन चार, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। कथन चार भी सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन है एक, तीन एवं चार सही है। आहड़ आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहड़ या बनास संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। आहड़ संस्कृति बनास संस्कृति की इसका दूसरा नाम है कि लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध है। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने। नब्दा टोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका उत्खनन 1957 से 1959 में डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया तथा एस.बी. देव और जेड.डी. अंसारी द्वारा कराया गया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है।
राइट आंसर ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर। क्वेश्चन नंबर 29, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 750 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 में चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 32, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज रायसेन में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? राइट आंसर ऑप्शन सी, बी.एस. बाकड़कर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बी.एस. बाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1957-1958 में। क्वेश्चन नंबर 36, भीमबेटका को किसने खोजा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर बाकड़कर। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर बाकड़कर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान विकास में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, ताम्रश्म काल के महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, बुरजहोम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुरजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बुर्ज होम्स। क्वेश्चन नंबर 41, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न का सही मिलान करें। ए है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल का हो जाएगा सोहन सोन नदी घाटी, इसका हो गया। बी, मध्यपाषाण काल में हुई थी भीमबेटका गुफा की खोज, इसका हो गया एक। सी है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है बुर्जोम, इसका हो गया दो। डी है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल संबंधित है बनास घाटी, इसका हो गया तीन। तो आंसर है 4 1 2 3। राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 1 2 3। सही मिलान, पुरापाषाण काल सोन सोन नदी घाटी, मध्यपाषाण काल भीमबेटका गुफा, नवपाषाण काल बुर्जहोम, ताम्रपाषाण काल बनास। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है पुरातात्विक स्थल और सूची 2 में वर्तमान स्थान। नेवासा, नेवासा स्थित है ये महाराष्ट्र में, ये हो गया 3। ईसमपुर, ईसमपुर ये संबंधित है कर्नाटक से, ये हो गया 4। डीडवाना ये राजस्थान से संबंधित है, 1। और गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो 2 हो गया। तो आंसर होगा 3 4 1 2। राइट आंसर 3 4 1 2। राइट आंसर ऑप्शन सी। निवासा महाराष्ट्र से संबंधित, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। बुर्जहोम, ये हो गया शैलकृत मंदिर, ये गलत हो गया, यहाँ से मिले थे गर्तावास के साक्ष्य। और बुर्जहोम स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। चंद्र, दूसरा है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा, ये सही है। तीसरा है गणेश्वर, यहाँ से मिली थी ताम्र कलाकृतियां, ये भी सही है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सम्मेलन पूछा गया तो ये 2 और 3 सही हो जाएगा। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पैटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई थी। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करते हैं। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए थे। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पहला है पुरातात्विक स्थल, स्थिति और विवरण। तो पहला है चंद्रकेतुगढ़, ये उड़ीसा में ही स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो पहला हो गया गलत। दूसरा इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में स्थित है और ताम्रपाषाण स्थल से संबंधित है। तीसरा है मंगड़ू, ये केरल में स्थित है और महापाषाण स्थल से संबंधित है, ये भी सही है और दूसरा भी सही है। चौथा है सालीहुंडम, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सही है। ये शैलकृत गुफा मंदिर से संबंधित है, ये गलत है। तो ये चौथा भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा 2 और 3 सही है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है।
ये उड़ीसा में नहीं है। पुरातात्विक अध्ययनों से ये बृहद दीवारों वाले एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह शहर के होने का पता चलता है। अतः पंक्ति एक में दी गई सूचना सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है ईनाम गांव। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। यहाँ से ताम्र पाषाणिक कैल्कोलिथिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः पंक्ति दो में दी गई सूचना सही सुमेलित है। तीसरा है मंगड़ू। केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण उत्खनित महापाषाण मेगालिथिक स्थल है। यहाँ से महापाषाणिक स्मारक समाधियां प्राप्त हुई हैं। अतः पंक्ति तीन में दी गई सूचना सही सुमेलित है। चौथा है सालिहुंडम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित सालिहुंडम एक प्राचीन बौद्ध संघाराम का मुख्यालय था, जिसका निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक फला फूला। पहाड़ी के शिखर पर एक गोलाकार स्तूप चैत्य, जबकि ढलान पर बिहार फैले हुए हैं। यहाँ से प्राप्त बौद्ध अवशेषों से पता चलता है कि सालिहुंडम बौद्ध वास्तुकला की उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिलन स्थल है। उत्खननों में ये 4 स्तूप, एक चैत्य गृह, संरचनात्मक मंदिर और बौद्ध धर्म के 3 चरणों थेरवाद, महायान और वज्रयान को दर्शाने वाली कई मूर्तियां मिली हैं। हालांकि यहाँ कोई शैलकृत गुफा मंदिर नहीं मिले हैं। अतः पंक्ति 4 में दी गई सूचना सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, लेखिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 47। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अवकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अवकथन ए है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया है। कथन सही है। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी आर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 51। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भोपाल।